घंटे तक बोल सकता हूँ, लेकिन आपको इतना। और मेरा एक दोस्त है जो कहती कि भाई 20 मिनट से ज़्यादा अगर बोला तो वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो 12 घंटे और 20 मिनट के बीच में कहीं मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, तो पहले चीज मैं इसको 2 भाग में बांटूंगा। पहले चीज ये बताऊंगा आपको कि 4 खास कार्यक्रम जो मुझे लगता है कि अनिवार्य है, जो हमें करना है। तो कार्यक्रम के बारे में मैं पहले बोलूँगा और उसके बाद में क्यों ये कार्यक्रम, और थोड़े बहुत मैं क्लाइमेट चेंज वगैरह से हट के जो कल रात को बोल रहा था उस पर थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, और ख़ासकर दक्षिण एशियाई और पूरे विश्व का जो आज के माहौल में मेरा समझ। मैं न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, न हिस्टोरियन हूँ, मैं तो एक मामूली सा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। फिर भी थोड़े बहुत आप जैसे लोगों के साथ काफ़ी मतलब मिलजुल के थोड़ी बहुत सीख लिया, सामने रखूँगा फॉर वॉट एवर इट इज़ वर्थ। तो पहले कार्यक्रम ये है कि भारत और इर्द गिर्द और पूरे विश्व में इमरजेंसी बुलाना, इमरजेंसी बुलाना। ठीक, क्यों इमरजेंसी? सिर्फ क्लाइमेट इमरजेंसी नहीं, मैंने इसलिए बोला इमरजेंसी बुलाना। आप क्लाइमेट इमरजेंसी के वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? द टू ऑफ यू? नहीं, ये जो केरल से जो मित्र हैं, हाँ, माई हिंदी इज वेरी सिंपल, सो होपफुली यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इमरजेंसी बुलाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई सरकार नहीं बुलाएगी, इक्का दुक्का कहीं हो सकता है, लेकिन ये लोग जो हैं, लोगों को इमरजेंसी बुलाना बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में। क्यों? क्योंकि एक तो जलवायु संकट तो है ही है, उसका जो दुष्परिणाम आप देख ही रहे हैं कि ये मार्च और अप्रैल में जितना गर्मी हुआ है भारत में, पाकिस्तान में, आपने शायद पिछले 20 साल में इतना गर्मी कभी देखा नहीं। ठीक है, अब तुरंत बाद बाढ़ होने लगे कई सारे जगह। परसों ही मुझे फ़ोन कॉल आया आंध्रा के कोस्ट से कि पूरे कोनसीमा जो है वो 2 फुट पानी के अंदर है, और कई सारे जगह मध्य प्रदेश से बात सुन रहा हूँ, यही चीज़ केरल से वही चीज़ सुन रहा हूँ, हर जगह कि जलवायु संकट यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है, मैं थोड़े बहुत केरल के दोस्तों के लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जलवायु संकट हिंदी में बोला जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जलवायु संकट के वजह से सिर्फ तापमान बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपका जो बारिश है वो भी बढ़ेगा। जितना आप तापमान को बढ़ाएंगे उतना आप मतलब पानी को हवा में ले जाएंगे, और वो पानी को नीचे आना ही है। लेकिन वो पानी मतलब जैसे पहले ज़माने में जैसे धीरे से पड़ता था वैसे नहीं होगा, वो तो सडनली कहीं मतलब बहुत खूब सारा बारिश हो जाता है। तो हाँ, तो उसको फिर मतलब बाढ़ तो हो ही जाता है उस समय। ठीक है, तो जलवायु संकट का समस्या जो है इतना जटिल समस्या है कि आईपीसीसी वाले और सब करीब करीब सभी साइंटिस्ट ये मान गए हैं कि हमारे जो आज के जो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो 36 अरब टन है, उसको 10 साल में आधा करना है, यानी कि 2030 तक 45% कम करना है। अगर 1.5 डिग्री के अंडर होना है, और 30 साल में यानी कि 2050 तक
जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं उतना वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो मतलब अगर आप थोड़े बहुत छोड़ रहे हैं तो उतना आप वापस ले लेना चाहिए वापस। अब वापस लेने का तरीका आज तो हमारे पास एक ही है, वो है पेड़ और मिट्टी। अब कई मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहते हैं कि आर्टिफिशियली हम ले सकते हैं। कई सारी टेक्नोलॉजी है, वो अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो वो बाद में करेंगे, ये पूरी डिटेल में अब न जाए क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी जो है आज काम नहीं कर रहा है जो प्रपोज किया है। BECCS करके है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ 15 एक टेक्नोलॉजी ऐसे हैं, वो एक भी काम नहीं कर रहा है आज। तो क्या हामी है कि फ्यूचर में काम करेंगे, और इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। दूसरे और अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आपको तंत्र ज्ञान के तरीके बताते हैं कि भाई सोलर लगाएं या विंड लगाएं या और कुछ लगाएं वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि सोलर और विंड तो है ही है, ठीक है, काफ़ी है, लेकिन लोग ये नहीं, साइंटिस्ट आपको ये नहीं बताते हैं कि भाई जो माल लगता है इनको बनाने के लिए वो कितना है और उसमें कोई मर्यादा है कि नहीं है। और मर्यादाएं तो हैं। अब विंड जो है वो 1200 टेरावाट यूनिट, छोड़ 1200 यूनिट समझिए, टेरावाट थियोरेटिकली है, लेकिन विंड क्या बहुत है नेपाल में? कहाँ है? माउंट एवरेस्ट पे है, बकालू पे है, नंगा पर्वत पे है। अब लगा सकते क्या वहाँ पे? नहीं लगा सकते ना। तो टेक्नोलॉजी में एक शब्द है डिप्लॉयबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी आप सभी जगह नहीं लगा सकते, वहीं लगा सकते हैं जहां वो लग सकता है और इकोनॉमिकली लग सकता है। और वो 1200 यूनिट विंड में एक ही यूनिट आप लगा सकते। हाइड्रो बांध बांधना, उसका कई सारे मतलब पर्यावरण के दुष्परिणाम हैं, वो छोड़ दो कि उससे मीथेन निकल आता है, काफ़ी जंगल उसमें चला जाता है। फिर कई सारे लोग जो हैं वो जैसे सांगली में हुआ है कि कनाल के जो पहले वाले जो हैं पूरे पानी उठा के ले जाते हैं और अंत वाले को कुछ नहीं मिलता, फिर संघर्ष हो जाता है वगैरह वगैरह, वो सब छोड़ दो। हाइड्रो के ऑलरेडी जितना टोटल ग्लोबल पोटेंशियल है वो तो 40-50% ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बांध को अब तोड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार तो वही कह रहा है कि फरक्का बराज को तोड़ दो, क्योंकि बिहार का फ्लडिंग जो हो रहा है अब वो कुछ उसका कारण है फरक्का बराज की वजह से, क्योंकि फरक्का बराज जो है वो नेपाल से जो आता है मिट्टी, वो सिल्टिंग हो गया है गंगा, और वो सिल्टिंग की वजह से और ज़्यादा बाढ़ होने लगा है बिहार में। ठीक है, तो हाइड्रो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर में 3 टेक्नोलॉजी हैं, एक जिसको कहते हैं थर्मल न्यूक्लियर, दूसरा है फिशन रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरा है फ्यूजन रिएक्टर। अब जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर बने वेस्ट वाले जो हैं यूरोप और अमेरिका और बाकी जगह, वो तो नहीं बना रहे हैं क्योंकि मुख्य कारण ये है कि उस बिजली का दाम जो न्यूक्लियर से बनता है वो ज़्यादा है। लेकिन इसमें 2-3 और चीज़ें हैं थर्मल रिएक्टर्स में। थर्मल रिएक्टर्स हमारे पास भी काफ़ी हैं, कोटा में है, बम्बई में है, कुदमकुलम में है वगैरह वगैरह। तो ये फ्यूजन रिएक्टर्स जो हैं, इसका जो रिएक्टर में आप यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है 3 लाख टन, 3.5 लाख टन, जिसको कहते हैं फिशन प्रोडक्ट जो है, वो रेडियो एक्टिव रहता है 10,000 साल तक, और उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको मतलब सेफली स्टोर करने के लिए। वो कंक्रीट में एम्बेड करके
लगाते हैं, कहीं कहीं उन्होंने ड्रम में कंक्रीट एम्बेड करके मतलब समुद्र में डाले, वो क्योंकि समुद्र करोसिव है तो वो फूट गया और वो बाहर निकला। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है न्यूक्लियर एनर्जी में कि वो जो मतलब वेस्ट फ्यूल जो है उसको क्या करना, या तो बम बना सकते हैं वो प्लूटोनियम निकाल के, कितने बम बनाएंगे आप? ऑलरेडी तो अमेरिका और रूस के पास तो इतने सारे बम हैं, एक एक के पास तो 5000 के ऊपर बम है, इंडिया के पास 150-160 बम है, पाकिस्तान के पास भी उतना ही है, थोड़ा ज़्यादा है, चीन के पास शायद 300 है, और इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास थोड़े बहुत है। कितने बम बनाएंगे आप? कितने अपने आप को हम लोग नष्ट करेंगे? अच्छा, और एक बात है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सीडेंट्स होते हैं। वो 3 माइल आइलैंड में हुआ, हाँ, चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड और फुकुशिमा वगैरह। नरोरा में हुआ है एक्सीडेंट, बुलंदशहर में, बाल बाल बच गए वहाँ पे। चेरनोबिल जैसे एक्सीडेंट होने वाला था, वहाँ के इंजीनियर्स बचाए, उसका डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं तुरंत, लेकिन हुआ है नरोरा में। ठीक है, ये कारण तो है ही है, लेकिन सबसे मुख्य चीज न्यूक्लियर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है वो लोग नहीं बताते हैं आपको। वो अगर IAEA, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी के साइट पर अगर आप जाएं और वहाँ के रेड बुक जो कहते हैं वो तो UN ऑर्गेनाइजेशन है, रेड बुक में पूरा डिटेल है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो रेड बुक में यही लिखा है कि भाई जो करंट रिएक्टर्स हैं उसके लिए सिर्फ 150 साल का यूरेनियम ओर है, यूरेनियम का कच्चा माल। यूरेनियम मिट्टी से निकालते हैं ना, भारत के पास ना के बराबर है यूरेनियम, खोद रहे हैं। जहाँ अभी नलगोंडा गए थे कुछ साल पहले, नलगोंडा में तो शहर है, तो लोगों ने चिल्लाया वहाँ क्यों जा रहे हैं, लेकिन रोक दिया। शहर की वजह से नहीं, बल्कि उसके नीचे जो है नागार्जुन सागर डैम है, अगर वहाँ खोदेंगे तो नागार्जुन सागर डैम में ये यूरेनियम जाएगा और फिर लोग जो है वो इफेक्ट होंगे, जो पानी पीते हैं वहाँ से, वो पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट को पानी देता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि यूरेनियम और जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, सिर्फ 100 साल 150 साल के लिए है। अगर नए रिएक्टर्स को जोड़ा जाए तो सिर्फ 100 साल का यूरेनियम और है। वैसे यूरेनियम बहुत है समुद्र में, उसको हम निकाल नहीं सकते, इकोनॉमिकली नहीं निकाल सकते। दूसरा है जो जिसको कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स तो वो अब 30 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आज तक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए हैं और भारत भी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उस सेफ्टी प्रॉब्लम्स काफ़ी है। तो इसलिए जहाँ भी रूस में और अमेरिका में और ब्रिटेन में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए उसको बंद कर दिया वहाँ पे। तीसरा है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जो सूरज में चलता है रिएक्शन, उसको फिर मतलब आर्टिफिशियली यहाँ बनाना रिएक्टर। अब फ्यूजन में प्रॉब्लम ये है कि इतने हाई टेम्परेचर पे मतलब रिएक्शन होता है वहाँ पे कि कोई भी मेटल जो है वो मेटल तो तुरंत पिघल जाएगा, उसको एक प्लाज्मा फ्लास्क में डालना पड़ता है। उस फ्रांस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, वो बहुत दूर है जब तक अगर कुछ बन सकता है, आज मालूम भी नहीं है बन सकता है या नहीं। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो हमें दे रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशंस, लेकिन प्रॉब्लम टेक्निकल वाला हिस्सा जो है प्रॉब्लम में वो बहुत ही छोटा हिस्सा है। असल में प्रॉब्लम जो है वो एक फिलोसॉफिकल सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे ज़्यादा है, उस पर आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो जलवायु संकट में जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा आज ये है कि 6 देश हैं जिसको देखने लायक चीज़ है, क्योंकि ये 6 देश जो हैं वो या तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या हमें सब को डुबा सकते हैं। कौन से 6 देश हैं? एक है चीन जो सबसे बड़ा एमिटर है, सबसे बड़ा एमिटर। दूसरे नंबर पे आता है US, तीसरे नंबर पे आता है असल में इंडिया,
लेकिन इंडिया को चौथे नंबर पे डाला जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री करके माना जाता है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, उसके बाद भारत और उसके बाद रूस और फिर जापान। बाकी सब लोग जो हैं वो काम के नहीं हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका का एमिशंस जो है वो भारत के एमिशन से कम है। ये 6 देश, अगर कुछ ये 6 देश का एमिशंस जो छोड़ रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, 70% एमिशंस ये 6 देशों से है। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये 6 देश सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लोग किया नहीं किया बहुत ज्यादा मतलब नहीं। अब इन देशों का एमिशंस को अगर प्रोजेक्ट किया जाए, और लोगों ने प्रोजेक्ट किया 2030 तक, मतलब अगले 8 साल, जबकि उनका एमिशंस जो है आधा हो जाना चाहिए, तो 2020 और 2030 के एमिशंस जो है वो सेम टू सेम रहेगा। किस हिसाब से ये प्रोजेक्शन किया गया? उनका आज का पॉलिसी के हिसाब से लोगों ने प्रोजेक्ट किया। असल में भारत के एमिशंस जो हैं वो 1/3 ज्यादा होने वाला है 2030 तक। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बड़ा गरीब देश हैं, पर कैपिटा एमिशंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर भारत के एमिशंस ज़्यादा हो रहा है तो बाकी जो 5 देश हैं उनका कम होना चाहिए ना, नहीं होना। यानी कि ये अगर कुछ करना है जलवायु संकट के बारे में, अगले 8 साल में करना है या नहीं करो, उसके बाद गुड बाय बोल, गुड बाय, क्योंकि उसके बाद जो भी करें आप ना, फायदा नहीं होगा। आप वो 1.5 वाला डिग्री जो है वो तो पार कर जाएंगे, आराम से पार करेंगे, आराम से। ठीक है, असल में 1.5 डिग्री ऑलरेडी पार हो गए हैं। हालांकि जो रीडिंग्स है वो सिर्फ 1.1 डिग्री करके बोलते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि 1.5 डिग्री हम लोग ऑलरेडी पार कर गए? इसलिए क्योंकि 2 टाइप के गैसेस हैं हवा में, एक जो हीटिंग करता है, दूसरा जो कूलिंग करता है। कूलिंग करने वाले चीजें जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो कूलिंग करते हैं पार्टिकुलेट मैटर के साथ। ये हमारे जो गाड़ियां हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनसे निकल आते हैं। और हम कहते हैं भाई दिल्ली को साफ करो, वो सुखदेव सिंह मतलब वहाँ प्रदूषण भेज रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि पराली जला रहा है वगैरह ना। ये अगर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर को कम कर दिया आज, क्योंकि उनका कूलिंग इफेक्ट है 0.3 to 0.4 डिग्री, तो ऑलरेडी हम लोग 1.1 डिग्री पर आ गए मेजर्ड टेम्परेचर राइज। वो 0.3 0.4 कूलिंग को निकाल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को निकाल अगर साफ कर दिया, तो हमारे आज के टेम्परेचर 1.5 पे चला जाएगा। तो पहले चीज ये है कि इस प्रॉब्लम पे हम लोग ऑलरेडी डिफीट रोड पे हैं, ऑलरेडी डिफीट। और अब ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह क्या कर रहे हैं कि चलो भाई, जर्मनी ने तो तय किया कि न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर दें करके, वो अब कह रहे हैं कि नहीं कोयले फिर जलाएं, फिर न्यूक्लियर प्लांट खोल दें। ब्रिटेन भी यही कह रहा है कि फिर न्यूक्लियर प्लांट खोल दें वहाँ पे जो बंद हो गया वहाँ। फ्रांस का न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो अब इनसफिशिएंट हो गए वहाँ पे, तो फ्रांस के एमिशंस बढ़ने वाला है। और दूसरे और क्या हो रहा है कि रूस के जितने भी तेल के कुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साइबेरिया में हैं। अब साइबेरिया में एक बार आपने कुएं को अगर बंद कर दिया तो उसको दोबारा आप खोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में वो जो पाइप्स होते हैं ना
वो क्रैक हो जाते हैं। एक बार वो क्रैक हो गए तो वो कुआं जो है आप नहीं इस्तेमाल करते, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा उसको फिर रिफिक्स करने के लिए। तो ऑलरेडी आज के दिन पे हमारे जो तेल निकालने का मतलब तेल का इस्तेमाल जो है वो 100 मिलियन बैरल्स हैं दिन में, यानी कि 1000 लाख बैरल पर डे। अब रूस के तेल अगर चला गया और जा रहा है, थोड़े बहुत तो जाएगा, और बाकी जितने भी तेल बनाते हैं देश जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी, वेनेजुएला, ये तुरंत उनका प्रोडक्शन जो है वो अप नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध के वजह से ऊर्जा का जो दाम है वो बढ़ने वाला है, बढ़ भी गया है। ऑलरेडी $105 पर बैरल हो गया है। और लगभग, अब मैं तो ऑयल प्राइस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं थोड़े बहुत पढ़ता हूँ इन चीज़ों के बारे में, लोग कह रहे हैं कि फिर दोबारा $150 पर बैरल या $175 पर बैरल हो सकता है, हो गया। तो भारत में एक हिसाब से देखा जाए तो एग्जैक्टली श्रीलंका में जो हुआ वैसे नहीं होगा, लेकिन कुछ तो हो जाएगा वैसे। हाँ, पेट्रोल पंप के बाहर क्यों आप फिर आपके स्कूटर और कार को मतलब रद्दी में बेच सकते हैं वगैरह। यानी कि इन्फ्लेशन, अब कई सारे इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं 6 महीने में ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि दाम का बढ़ोतरी होने वाला है करके कह रहे हैं। तो यार हम लोगों ने क्या गलती की कि गरीब लोग जो हैं ऑलरेडी कोविड के वजह से भारत में मतलब एस्टिमेशन ये है कि कुछ लाखों लोग जो हैं वो दोबारा लोअर मिडिल क्लास से पुअर क्लास में चले गए, और ये इन्फ्लेशन के वजह से और कितने लोग जाएंगे, और कितने लाख लोग जाएंगे, सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल में, बांग्लादेश में वगैरह। तो ये जो एनर्जी शॉर्टेज अब आने वाला है उससे हम लोग मार खाने वाले हैं। वो मतलब 2025 तक हम $5 ट्रिलियन का जो मतलब एक कल्पना वगैरह वो भूल जाओ, नहीं होने वाला ये चीज, ठीक है। तो जलवायु संकट ऑलरेडी हमको डिफीट कर दिया है, लेकिन किया कौन है ये जलवायु संकट। अब मेरे एक आर्टिकल में मैंने ये पब्लिश किया कि 100 साल से हम जानते हैं इस चीज को कि कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से वार्मिंग होगा करके। अब अगर 100 साल तक न जाए, लेकिन कम से कम अगर 1960 जबकि वो मोआना वाले एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं साइंटिस्टों ने हवाई में, हवाई मतलब यूएस के एक स्टेट है, तब से कुछ नहीं किया। 80 में मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को सख्त वार्निंग दिया गया साइंटिस्टों ने, नहीं किया। 90 आज भी COP26 के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग पूरे मतलब देश, हाँ जी देखा जाएगा, करेंगे, सोचेंगे, पैसा देना है ना, जो उन्होंने वादा की यूएस और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हर साल के $100 अरब कार्बन फाइनेंसिंग $100 अरब देंगे करके उन्होंने वादा दी ना, नहीं दिया पैसा जो अविकसित देशों को। क्यों? क्योंकि नहीं देना चाहता। उस पर काफी हंगामा हुआ COP26 में। तो ये अविकसित देश जैसे सूडान और साउथ सूडान वगैरह कहाँ से वो टेक्नोलॉजी लाएंगे और लगाएंगे। भारत तो कुछ तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी जो पिछड़े हुए देश कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते, पैसा नहीं उनके पास।
चीज नहीं है। तो करीब करीब 22% जिसको कहते हैं कि क्यूमुलेटिव एमिशंस, यानी कि पिछले 250 साल से टोटली आपने कितना छोड़ा उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव एमिशन। क्यूमुलेटिव एमिशन जो है वो अमेरिका का 22-23% जो छोड़ा गया उन्होंने छोड़ा है। और उनको मालूम है, अब 30-40 साल से मालूम है कि ये प्रॉब्लम है करके, कुछ नहीं किया उन्होंने। और बुश क्या करता है कि वी विल प्रोटेक्ट द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारे एसयूवी है, हमारे जो एयर कंडीशनिंग है, हमारे जो हवाई जहाज हैं, वो हम चलाते रहेंगे, आप कुछ भी करो। ठीक है। तो इंग्लैंड 22% नहीं है, लेकिन इंग्लैंड का हिस्सा तो काफी ज्यादा है, कोई 12% है इंग्लैंड का, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां से शुरू हुआ। यूरोप वही हाल है। और हम लोग यहाँ इंडिया, जबकि इंडिया का आबादी 18% है पॉपुलेशन परसेंटेज वर्ल्ड में, हमारा परसेंटेज कितना है क्यूमुलेटिव एमिशन में? 3%। नेपाल 0.1% से कम। हाँ हाँ। तो अब सवाल ये है कि भाई उन्होंने छोड़ा, ठीक है, अब मारा जाएगा कौन? हम लोग, क्योंकि इक्वेटर के इर्द गिर्द देश जो अविकसित देश हैं वो सबसे ज्यादा मारे जाएंगे इसमें। और खासकर 2 जगह है जहां पे ज्यादा मारे जाएंगे। एक है साहेल रीजन अफ्रीका में, यानी कि सहारा के नीचे वाले, जैसे कि सूडान, इथियोपिया, सेनेगल वगैरह वगैरह, वो और भी बहुत गरीब देश हैं। अब वहाँ से कुछ लोगों को मिला हूँ, इतने गरीब हैं कि पूछो। ठीक है। यानी कि नेपाल और बांग्लादेश और मतलब ये देश जितने भी हैं यहाँ पे, जिसको माना जाता है कि गरीब देश हैं साउथ एशिया में, उनके तुलने में नेपाल जो है वो तो अमेरिका है, इतना गरीब है वहाँ पे, गरीबी इतना है। और वो सहारा पूरा जो रेगिस्तान है वो तो और उनके देशों में आ रहा है। तो वो बड़ा सा एक ग्रीन बेल्ट तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखो साउथ एशिया में, साउथ एशिया एक नंबर 2 रीजन है जो मार खाने वाला है, बहुत मार खाने वाला है। यहाँ पे 1/4 बांग्लादेश समुद्र के अंदर 80 साल में 10 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे परमानेंट, उसको कहते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजी। वो जाएंगे कहाँ? वो बहुत गरीब है। वहाँ गया हूँ खुलना की तरफ मैं, वहाँ के लोग एक ही काम कर सकते हैं, वो भारत में आएंगे। और भारत का रिस्पांस 2 प्रकार के रिस्पांस हो सकते हैं, या तो वो गन दिखाएं, या तो वो बोलें कि ये आपका दोष नहीं है, आप आ जाओ। अब हमारे सरकार, भारत के सरकार पर निर्भर है कि वो गन दिखाएंगे या आएंगे बोलेंगे कि ये आपका दोष नहीं है, आप आ जाओ। जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता इसका, हम आपका भलाई और देखरेख करेंगे। तो 1/4 बांग्लादेश आउट गॉन। उनका पॉपुलेशन डेंसिटी है 1400 पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी है 400 से थोड़ा ऊपर। भूटान का कितना है? 10 से कम पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब मालदीव्स गायब। सबसे सुंदर जगह जो मैंने देखा है जहां भी मैं गया हूं, मालदीव्स बहुत ही सुंदर जगह है। 5 लाख लोग बेघर टोटली। मतलब उनका जो माउंट एवरेस्ट है वो सिर्फ 2 मीटर ऊंचाई पे है। आप समुद्र का जो बॉटम है ना वो देख सकते हैं। और वहाँ इतना मतलब रंग बिरंगी मच्छियाँ हैं, आप शार्क को देख सकते हैं और कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पानी के ऊपर होके देखना, सब देख सकते हैं। और
वहाँ के कोरल रीफ्स जो हैं बहुत ही सुंदर, अंडमान में है वैसे। गया, हो गया, खत्म, मालदीव्स तो गया काम से। मालदीव्स ने क्या कसूर किया भाई? 5 लाख लोग, उनका एमिशंस क्या है? नथिंग, गया। दुख आता है, रोना आता है, मतलब इतने सुंदर जगह, इतने सारे लोग जो हैं बेघर हो जाए। पाकिस्तान क्या बचेगा? पाकिस्तान नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का एक ही नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का पानी में 70% पानी जो है वो बर्फ पिघलने की वजह से आता है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र में सिर्फ 10 और 20% पानी जो है वो बर्फ पिघलने की वजह से आता है। एक बार वो बर्फ पिघल गया, और बर्फ इतना जल्दी काराकोरम रेंज में नहीं पिघल रहा है क्योंकि वो एक कोल्डर रीजन है मिडिल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस की तुलना में। लेकिन जब पिघल जाएगा वो बर्फ, तो 60% पानी सिंधु नदी में कम हो जाएगा। पंजाब तो उठा लेगा पानी थोड़े बहुत, सिंध को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और सिंध वाले यही बोलेंगे पंजाब से, मतलब पाकिस्तान के पंजाब से, वही बोलेंगे जो तमिलनाडु और कर्नाटक वाले जिस चीज़ पे झगड़ रहे हैं, कावेरी वाले नदी पे जो झगड़ा हो रहा है भारत में और अन्य जगह, और पानी पर झगड़ा वो सिंध और पंजाब के बीच में होने वाला है। और इसमें मेरा मतलब अंदाज ये है कि पाकिस्तान टूटेगा। बलूचिस्तान कभी भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ हो, पहले से ही। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हालत एग्जैक्टली द सेम पाकिस्तान का। उनका जो नदियां हैं, 3 मेजर नदियां, अमू दरिया जो 50% पानी देती है अफगानिस्तान को, वो 70% पानी अफगानिस्तान अमू दरिया का नदी में वो बर्फ पिघलने के वजह से आता है। तो अफगानिस्तान का हालत भी वही होगा। हालांकि चूंकि उनका वे ऑफ लाइफ थोड़ा सा अलग है, वो अभी भी थोड़े बहुत नोमैडिक है वगैरह वगैरह, वो शायद कुछ बच जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। अब श्रीलंका का हालत जो है और भारत का हाँ नहीं, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान में जिसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ज़्यादा हो जाएंगे। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मतलब ये है कि हर एक ग्लेशियर जो है उसके नीचे एक तालाब होता है, और वो तालाब एक नेचुरल डैम के वजह से वहाँ पे रुक जाता है पानी, और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएगा वैसे पानी ज़्यादा हो जाएगा ग्लेशियर लेक में, और वो डैम जो है बर्स्ट हो जाएगा। और ये ग्लोफ्स का फ्रीक्वेंसी अब पिछले 30 साल में ज़्यादा हो गया, उसके पूरे आंकड़े जो है मेरे पेपर में दिया हुआ है। तो एक बार ग्लोफ हो गया, और नेपाल का पिक्चर्स भी है मेरे पास, वो 100-150 किलोमीटर तक जितने भी गांव है, वहाँ पे जो फसलें हैं, जहाँ खेत हैं, गाय है, लोग हैं, या मेरे पास एक चित्र है पाकिस्तान का, एक मतलब पावर स्टेशन का। ग्लोफ के पहले पावर स्टेशन बिल्कुल अच्छा सा पावर स्टेशन अब दिखाई देता है, ग्लोफ के बाद वहाँ पे सिर्फ पत्थर और कुछ, ठीक है। श्रीलंका और भारत जितना भी मैंने बोला है वो सब होगा और ज़्यादा भी होगा। यानी भारत ग्लोव्स मतलब समुंदर ऊपर आने के वजह से पूरे यानी कि कोस्टल एरिया, खासकर जो पूर्वी दिशा में हैं वहाँ पे जाने वाला है। मेरे गांव डूबने वाला है। मैं आता हूँ एक गांव से जो आंध्रा के कोस्ट पर है, कुछ 10 किलोमीटर दूरी पे, तेनाली के पास, तेनाली से कुछ 20 किलोमीटर समुद्र की तरफ। मैंने मॉडलिंग करके देखा, मेरा गांव गया गायब। तो मैं खुद झंडा उठा के कह सकता हूँ कि मैं भी क्लाइमेट रेफ्यूजी होने वाला हूँ। हालांकि तब तक तो रहूँगा नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन ज़्यादा असर जो है वो तो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे होगा। उसी प्रकार श्रीलंका में भी हीट वेव्स
और फ्लडिंग जो है वो ज़्यादा होने वाला है। ये हम लोग सब शिकार होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इम्पैक्ट ये होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे सरकारें जो कर रहे हैं इस चीज़ पे वो बहुत ही कम कर रहे हैं, और सिर्फ हमारे सरकारें नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो काम किया जा रहा है पॉलिसी लेवल पे और एक्शन लेवल पे वो काफ़ी नहीं है, वो बहुत ही कम है। इसलिए सिर्फ जलवायु संकट का प्रॉब्लम की वजह से मैं कहता हूँ कि एक ग्लोबल इमरजेंसी बुलाना बहुत ज़रूरी है, और ये बुलाया नहीं जाएगा जब तक हम लोग एकजुट होकर पूरे विश्व में एक बुलंद आवाज़ में ये कहते नहीं। कुछ लोग ऑलरेडी कहने लगे लोग, लेकिन ये सिर्फ लोग ला सकते हैं, ये सरकारें जो है वो नहीं करेंगी ये काम। तो ये जलवायु संकट बहुत ब्रीफली मैं आपको बताऊँ। दूसरे और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पीक ऑयल वाला प्रॉब्लम। पीक ऑयल तेल जो है अब अमेरिका में फ्रैकिंग उन्होंने किया इसलिए बच गए हैं, लेकिन ऑलरेडी तेल का मतलब पीक प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है ना, वो तो ऑलरेडी हम लोग पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक 10 साल के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद तेल का दाम जो है वो बढ़ने वाला है, और धीरे धीरे से उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। और ऑलरेडी ये जो रूस और यूक्रेन के जो युद्ध है उसकी वजह से तेल कम होते जाएगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा तुरंत जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से। और एक हिसाब से देखा जाए तो एक पीक ऑयल फिनोमिनन जो है वो हम आज से देखने लगेंगे, खासकर ये और एक 6 महीना लगेगा दाम का बढ़ोतरी होने के लिए। और तेल जो है वो एक 40 साल मैक्सिमम 30-40 साल में खत्म ओवर। गैस 50-60 साल, उससे ज़्यादा गैस नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर वो आर्कटिक का जो बर्फ़ है वो पिघल गया और वहाँ पे उन्होंने कुछ मतलब निकाले, या साउथ सी जहाँ पर मतलब चीन जो है वो तो कह रहे हैं कि ये पूरा जितने भी द्वीप हैं ये हमारे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ अंदाज़ा है कि वहाँ तेल है। पूरे पॉलिटिक्स को देखा जाए, ग्लोबल पॉलिटिक्स पिछले 5000 साल के पॉलिटिक्स को देखा जाए तो वो ऊर्जे के पॉलिटिक्स हैं। इस पर आऊँगा बाद में थोड़ी देर बाद। और ख़ासकर पिछले 150 साल का जो ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स है उसका सेंटर में है तेल। अच्छा, तो कोयला जो सबसे जिसको कहते हैं डर्टी फ्यूल, वो 100 साल से ज़्यादा रिजर्व नहीं है। तो पूरे जो ईंधन पदार्थ है यानी कि तेल, कोयला, गैस जो है 100 साल के अंदर ये मतलब शताब्दी के अंदर खत्म, सेंचुरी के अंदर फॉसिल फ्यूल गया, रिप्लेसमेंट नहीं है। अब सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे 80 एक जो सबसे मुख्य नॉन रिन्यूएबल कच्चे माल, जिसमें लोहा भी है, तांबे भी है, और क्रोमियम भी है, कैडमियम भी है, और लिथियम भी है, वगैरह वगैरह, प्रोडक्शन मतलब ये कम होते जाएंगे, क्योंकि वो कच्चे माल जो हैं वो हमने काफ़ी इस्तेमाल कर लिया और अब रिसोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए विंड जो है या सोलर में और विंड में आप लगभग 6 गुना ज़्यादा आप तांबे इस्तेमाल करते हैं जो बाकी ग्रिडों मतलब एक थर्मल पावर प्लांट के तुलने में। तो एक बार तांबे खत्म तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे आपके तार में? एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वेस्टेज ज़्यादा होगा, और तांबे का जो दाम है वो तो चांदी का दाम के आसपास हो जाएगा। तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप वहाँ पे? कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब
इसके टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आज तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि टोटली मैं संक्षेप में यही बोलूँगा कि हम लोगों ने जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कुदरत से ज़्यादा हमने कुदरत का ज़्यादा इस्तेमाल किया, ज़्यादा कच्चे माल हमने ले लिया और कुदरत अब कह रही है कि मेरे पास और ज़्यादा नहीं है, और हमने जो प्रदूषण डाल दिया है कुदरत में, उसका आपको लोकल इफेक्ट हर जगह दिखाई दे रहा है कि तालाब जो है वो खराब हो गया या नदी खराब हो गया, लेकिन उसका ग्लोबल इफेक्ट भी दिखाई देने लगा ना। ओजोन होल हो गया, ठीक है, उसको दुरुस्त कर सकें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वार्मिंग हुआ है, और वो वार्मिंग जो है आज के दिन पे अगर हम ज़ीरो कर दिया तो वार्मिंग जो है वो तो बढ़ते जाएगा और एक 500 साल तक मिनिमम, क्योंकि वार्मिंग जो है वो समुंदर, जितना ज़्यादा हीट है वो समुंदर ले लेती है, 90% समुंदर में जाता है वो हीट लूज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा समुंदर को, तो आपका वार्मिंग वैसे कैसे ही रहेगा, तो तुरंत नीचे नहीं आएगा। ये बात नहीं कि जैसे स्विच है, इलेक्ट्रिकल स्विच, आपने दबा दिया तो ऑन, दबा दिया फिर दबा दिया तो ऑफ, नहीं होगा, ठीक है। और इसमें हमने एक जो अब पता चल रहा है कि कई सारे जो ग्लोबल सिस्टम्स है वो इंटर रिलेटेड हैं। जैसे आर्कटिक में जो चलता है वो तो अमेजॉन फॉरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, और वो जो ग्रीनलैंड के आइस शीट जो है 2 किलोमीटर का ऊंचाई है और 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर, 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का उसका पूरा एरिया है, वो अगर पिघल गया तो समुद्र जो है वो 7 मीटर ऊपर आ जाएगा। पूरा आपका थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का मतलब यह है कि पूरे तीनों जो बड़े समुद्र हैं, महासमुद्र हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, इसमें एक सर्कुलेशन है पानी का नीचे से ऊपर और वगैरह। वो जो ज़्यादा हीट इक्वेटर में मिलता है वो ये सर्कुलेशन की वजह से वो एक स्प्रेड आउट कर देता है, हीट एक्सचेंज कर देता है, वो पोल की तरफ ले जाता है। ये सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाएगा। एक बार ये सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाएगा, ये सर्कुलेशन की वजह से अब 5 कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है वो इसको मतलब भारी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि एल नीनो और ला नीना इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे ही ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है वो पूरे क्लाइमेट को मतलब इन्फ्लुएंस करता है। और ये अगर सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर हमारे पूरे क्लाइमेट सिस्टम जो है वो तो पूरे डामाडोल कर पूरे जिसको कहते हैं कि यूरोपियन नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्लीज, जो यूरोप के क्लाइमेट को मतलब इन्फ्लुएंस करता है, खराब हो जाएगा। तो अब हमारे पास बहुत ही कम समय है, 8 साल है। अगर इमरजेंसी नहीं बुलाएं तो और क्या कर सकते हैं, और सरकार नहीं कर रही है तो कौन करेगा ये काम? हम लोग ही कर सकते हैं। तो ये पीक ऑयल वाला प्रॉब्लम है कि इसमें मुख्य चीज़ ये है कि अगर पीक ऑयल आ गया, और पीक ऑयल आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में हो गया, आर्टिफिशियली हुआ है, उस पर आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये पीक ऑयल और रिसोर्स एग्जॉशन हो गया तो वो क्लाइमेट से चेंज से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि पूरे आपका फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और अगर फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं वो तुरंत मार खाएंगे, क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं होगा, और अनाज का मार्केट में शॉर्टेज होगा, होर्डिंग होगा वगैरह। और इसके वजह से मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे कुछ रिसर्चर्स, इसको कोट नहीं करना मुझे क्योंकि ये वीडियो पे है, इसको हम लोग वीडियो पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, और वो लाने के बाद मुझे आप कोट कर सकते हैं, तब तक इसको ज़रा बंद कर दीजिए। हमारे इस सपैक के लोग कुछ, चलिए सर, जब तक हमारे पास सॉलिड प्रूफ दिखाने के लिए होता है ना, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ वो ये है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेचर। अब
बात यह है कि भाई बाकी जो जानवर हैं वो उनका प्रॉपर्टी कुछ होता है नहीं, सिर्फ टेरिटरी होता है, वो भी कुछ जानवरों के लिए। बाकी जानवरों के लिए वो सिर्फ यूजरफ्रक्ट राइट्स होते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं बस, न वो मतलब ज़मीन को बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं वगैरह। तो ये प्रॉपर्टी वाला चीज़ ये एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो सिर्फ मनुष्य समाज ने मतलब बनाया है, और वो भी गुलामशाही होने के बाद। तो अगर मेरे पास 2 कौड़ी पैसे होता है तो मैं कहता हूँ कि भाई 3 कौड़ी और 4 कौड़ी क्यों नहीं, और मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता हूँ। उसका डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा तुरंत, क्योंकि उस पर काफ़ी बार बोला है मैंने और उस पर लिखा है, जिसको और पढ़ना है तो मैं पेपर भेज दूँगा आपको। तो जब तक ये 2 चीज़ों को हम सॉल्व नहीं कर सकते तब तक एक सतत समाज और एक मतलब शांतिपूर्ण समाज हम बना नहीं सकते। और इसको ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, वो दोनों लगभग 4000-5000 साल पुराने हैं। इन दोनों को डिसमेंटल करना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो ट्रांजिशन हुआ फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म या जो कैपिटलिज्म टू सो कॉल्ड सोशलिज्म, ये सब तो चाइल्ड्स प्ले है। वो चुनौती जो रूस में हुआ या चीन में हुआ या फ्रांस में हुआ या इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया में, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती है कि ट्रांजिशन फ्रॉम एन एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड एन अनइक्वल सोसाइटी टू अ नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड एन इक्वल सोसाइटी सबसे बड़ा चुनौती है। ये कोई सरकार नहीं कर सकती। न उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, न उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया, न उन्होंने अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिया, यूएस को, न उन्होंने रूस क्रांति किया, न चीन क्रांति किया। ये सिर्फ लोग ही बना सकते हैं। तो लोगों के चेतना को बदलना है, और हमारे पास समय नहीं है। तो अगर इमरजेंसी नहीं बुलाएं तो और क्या बुलाएं? ग्लोबल इमरजेंसी में क्या करना है? हाँ, उस पर आऊँ जरूर। हाँ, तो हम लोग एक बहुत ही गंभीर संकट और परिस्थिति में हैं, जो परिस्थिति आज तक समाज में कभी देखा ही नहीं है। और जो काम 30 साल पहले करना था, जलवायु संकट का अगर टेक्निकल सॉल्यूशन भी हम कहते हैं कि चलो टेक्निकल सॉल्यूशन करेंगे, वो 20-30 साल पहले अगर किया होता तो कुछ तो हम सफल हो जाते। अब हमारे एमिशंस को आधा करना है 8 साल में। इसका मतलब ये है कि हर साल हमारे एमिशंस को 8% कम करना है, जबकि हमारे एमिशंस आज भी 1.2% ज़्यादा हो रहा है। हमको जाना कहाँ और हम जा कहाँ हैं? हम ऊपर जा रहे हैं, हमें जाना नीचे। हम लोग तो दिशाहीन हो गए। और साइंटिस्ट तो चिल्लाते रहे पिछले 20 साल से, लेकिन क्या पॉलिसी मेकर्स विकास और विकास, गडकरी को निकाल दिया वो कमेटी से, लेकिन क्या कर रहे हैं गडकरी? और रोड बनाओ और बुलेट ट्रेन बनाओ और शहरों को बड़ा कर दो। सामने दिखाई दे रहा है ये सब, ये बात नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग उसको मतलब जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है और अपने सर को मतलब रेत में डाल देता है, वैसे करना। हाँ जी, कुछ चेयरमैन डिसाइड करेगा। तो मैं कहता हूँ आज कि भाई जो हमारे कई सारे मित्र जलवायु संकट पे लिखते हैं, नाम भी बोलूँगा आपको, कुछ कम से कम कई सारे साइंटिस्ट वगैरह,
पेपर में लिखते हैं तेजल कानिटकर, जयरामन, नवरोज दुबाश वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ, ये सरकार को एडवाइस दे रहे हैं कि भाई सरकार ऐसे करना चाहिए या विश्व ऐसे कर। मेरा सवाल ये है कि भाई करने वाला कर्ता कौन है? और मुझे लग रहा है कि ये जितने भी लोग लिख रहे हैं कि सरकार करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि सरकार क्यों करे इस चीज़ को? अब आंकड़े देखा जाए तो ये प्रॉब्लम है करके सबको मालूम है, लेकिन 97 जबकि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से आज तक देखा जाए, जब 97 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, हाँ, तो कोयले का इस्तेमाल, मतलब जो ईंधन पदार्थ कोयले, तेल और गैस का इस्तेमाल जो है वो दुगुना हो गया है, और विंड और सोलर भी दुगना हो गया है। ठीक है, तो हुआ क्या है, इसको कहते हैं जेवन्स पैराडॉक्स अंग्रेजी में। जेवन एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट था कि आप रिन्यूएबल्स जो हैं इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि वो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकें। हुआ क्या, फॉसिल फ्यूल का भी ग्रोथ हुआ और रिन्यूएबल्स का भी ग्रोथ हुआ। ये है जेवन्स पैराडॉक्स। जेवन्स पैराडॉक्स का मतलब ये है कि भाई वो बेगमपेट वाला रोड हैदराबाद में, या कोई भी रोड ले लो आप, वो मतलब दिल्ली में आप कनॉट प्लेस ले लो। अब कनॉट प्लेस में ज़्यादा अगर गाड़ियाँ हो गए तो कनॉट प्लेस के रोड में आप फ्लाईओवर बनाते हैं या रोड को आप बड़े बनाते हैं तो कंजेशन कम नहीं होता, 2 साल में होता क्या है कि और ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ आ जाते हैं। इसको कहते हैं जेवन्स पैराडॉक्स। और वही हुआ है ऊर्जा के सेक्टर में कि आपने फॉसिल फ्यूल को, ठीक है, रिन्यूएबल्स को सब्सिडी दिया वगैरह वगैरह, रिन्यूएबल्स भी बढ़ गया, साथ साथ फॉसिल फ्यूल भी बढ़ गया। और फॉसिल फ्यूल्स में अगले 3-4 साल में, और ये आंकड़े पब्लिश्ड फिगर्स हैं, कि $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है नए माइंस, नए खदान में, नए रिफाइनरीज में वगैरह वगैरह। और अगर आप फॉसिल फ्यूल वाले जो एसोसिएशंस होते हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो यही कहते हैं 2050 तक तो हम तो राज करने वाले हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं उनके वेबसाइट्स में, आपको सिर्फ जाके देखना है। और मैं पूछता हूँ कि भाई अगर आप IIT की वेबसाइट जाओ तो वो कहते हैं ये फॉसिल फ्यूल का रिसर्च हो रहा है, वो फॉसिल फ्यूल का रिसर्च हो रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि भाई IIT को बंद कर दो, आप तो एक डायनासोर बन गए ना, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहा है ना, तो क्यों कर रहे हैं आप रिसर्च फॉसिल फ्यूल्स में? बंद कर देना चाहिए। और ये सज्जन कुमार के सामने मैंने डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली से ऑलमोस्ट यही कहा कि क्यों कर रहे हैं आप फॉसिल फ्यूल्स में रिसर्च, बंद करो। नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा है, पैसा। ठीक है, तो सबसे मुख्य कार्यक्रम आज जो लेना है हमें, वो ये 2 कार्यक्रम है। एक कि लोगों से बातचीत करना, सरकार से नहीं तुरंत। ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के साथ बातचीत नहीं करना है, करो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोगों से बातचीत करो, क्योंकि ये बदलाव जो होने वाला है या जो भी, और हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम कुछ न करें या कम करें, और वो रास्ता है पूरे समाज जो है वो करीब करीब मतलब एक कैटिक स्टेट में हो जाएगा। और दूसरा ये है कि पूरे समाज को हर देश में एक मोरलेस लाइन, एक पेज पे लाना, और समहाउ और द अदर ऊर्जा का खपत जो है वो कम करना, इक्वालिटी लाना वगैरह। और ये बहुत ही कैटिक प्रोसेस होगा, ये कोई इतना नीट प्रोसेस नहीं होगा जो आज तक हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जितना भी कैटिक आप कहेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अब जो होने वाला है उसके तुलने में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो वो बहुत ही साफ सुथरा वाला मूवमेंट करके हम कर सकते हैं। अब तो बहुत ही कैटिक होगा इसके आगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है, और कई सारे लोगों को, अब सरकार के साथ बातचीत करना बंद, सिर्फ फॉर्मली बातचीत करेंगे, लेकिन लोगों में जाना और लोगों से कहना कि भाई ये है। और 2 ही रास्ते, जो भी कार्यक्रम करो आप, जो भी कार्यक्रम, कोई बात नहीं, ठीक है,
जो लोकल लेवल पे कार्यक्रम कुछ भी करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो या ऑर्गेनिक फार्मिंग करो या आप साइकिलिंग करो, जो भी करो, दो ही दिशा है, ऊर्जा का खपत कम करना और दूसरा इक्वालिटी को लाना, मनरेगा को आगे बढ़ाओ, जो भी आज। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लोकल लेवल पे जो भी हम लोग करेंगे उससे बदलाव नहीं आने वाला है, वो सिर्फ ग्लोबल लेवल पे बदलाव आने वाला है। लेकिन ये लोकल लेवल इतना ही महत्वपूर्ण चीज इसलिए है क्योंकि फिर हम हाथ उठा के ये कह रहे हैं कि हम भी शामिल हैं इसमें। ये महत्वपूर्ण चीज है कि हम भी शामिल हैं इसमें, एक दूसरे समाज को लाना। तो ये ज्यादा मत सोचो कि मैं लोकल लेवल पे मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो बस, अपने आप और डायलॉग के साथ वो धीरे धीरे से सुधर हो जाएगा और धीरे धीरे से कनेक्शंस बढ़ जाएंगे। इस तरह की मीटिंग जो हैं, आज सिर्फ 100 लोग हैं, कल को 1000 लोग, कल को 10,000 लोग, इसी तरह हमें बढ़ाना है और बहुत जल्द से जल्द बढ़ाना है इसको। अगले वाला NHCPM मीटिंग जो है वो 3 महीने के अंदर कर देना चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास आज, ये निश्चित बात है। नेपाल जाना है, वहां करना है, श्रीलंका जाना है, वहां करना है। तो ये 2 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कार्यक्रम के हिसाब से, एक कि लोग और दूसरा कि इमरजेंसी बुलाना। अब सवाल आता है कि ठीक है, इमरजेंसी में क्या करना है, ठीक है, उस पर आ जाऊं। श्रीलंका, अब श्रीलंका का हालत जो है, असल में श्रीलंका का जो पर कैपिटा ऊर्जा का खपत जो है वो भारत से आधे से थोड़ा ऊपर था, मतलब 2/3, लेकिन वो 60 रैंक ऊपर थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से भारत के, ठीक है। अब बांग्लादेश में भारत के आगे जा रहा है, पाकिस्तान नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो श्रीलंका में क्यों हुआ ये चीज, और मैं कहता हूं कि NHCPM और सपैक वगैरह और जिनको भी दिलचस्पी है, यहाँ सामने जो हो रहा है वो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज हो रहा है, उसको स्टडी करके उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये अन्य और देशों में होने वाला है। आज नहीं तो अगले 1-2 साल में पाकिस्तान में होने वाला है, इक्वाडोर में होने वाला है, इजिप्ट में होने वाला है, तुर्की में होने वाला है, वेनेजुएला में होने वाला है। ये सब देश तैयार हैं और ये अपने आप किया करके भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ अमेरिका का हाथ है, खासकर वेनेजुएला में। लेकिन श्रीलंका में हुआ क्या, उनका फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया, कई सारे कारण हैं उसकी वजह से, कि वो उन्होंने जैसे राजपक्ष प्रेसिडेंट बना तो उन्होंने टैक्स कम कर दिया, फिर उसके बाद तुरंत बाद वो जैसे जैसे सरकार के पास पैसा कम हो गया तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग सडनली उस तरफ चले गए, और जैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग किया उनका रबर और चाय का जो ये एक्सपोर्ट है वो कम हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया, और फिर उनको इंपोर्ट करना पड़ा, गेहूँ इंपोर्ट करना पड़ा, चावल इंपोर्ट करना पड़ा, जो दवाइयाँ हैं वो इंपोर्ट करना पड़ा, तो उनका इंपोर्ट बिल बढ़ गया। और उनके जो पूरा इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा लॉपसाइडेड है, उनका इकॉनमी में 10% जो उनका GDP है वो तो टूरिज्म से आता है, जबकि भारत का आंकड़े कहीं भी नहीं है, टूरिज्म तो ना के बराबर है यहाँ पे। तो कोविड हुआ तो टूरिज्म बंद, तो ये अनेक कारण, और फिर वो हालांकि चीन का जो लोन है श्रीलंका को इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी एक रोल अदा किया इसमें, तो उनका डेट है 10%, वो जो बाहर को देना था वो चीन को देना है, ठीक है। तो सिर्फ चीन के लोन की वजह से नहीं हुआ, श्रीलंका को मतलब IMF को भी देना है और अन्य और जो जिन्होंने कर्ज दिया उनको भी देना है, तो उनका फॉरेन एक्सचेंज कम, और सडनली उनका जो अनाज है, उनका जो पेट्रोल है खत्म, इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो एक पीक ऑयल फिनोमेनन हो गया।
एक हिसाब से। इस ये वाला फिनोमेनन जो है वो और कई सारे और देशों में होने वाला है, तुरंत भारत में नहीं होने वाला है ये, क्योंकि कई कारणों की वजह से। एक ये है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज का जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा है आज के डेट में। दूसरा ये है कि भारत के जो अर्थव्यवस्था है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत का ही मार्केट इतना बड़ा है, तो बहुत पहले से हम लोग मतलब इंटरनल मार्केट के लिए बना रहे थे। अब तो इसलिए ये सब हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई क्या करना है। ऐसे समय पे मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी में 5 या 6 चीज़ का डिमांड करना पड़ेगा हमें, और वो 5 चीज़ ऑलरेडी सेपैक वाला कोर डिमांड्स पे है। एक पहले वाला ये है कि 2030 तक, और ये लोकली जैसे मैंने कहा आप कुछ भी कहो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उससे, ठीक है। तो पहले वाला चीज़ ये है कि 2030 तक यूरोप और अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया को नेट ज़ीरो बनना है। नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा डिमांड होना चाहिए। और 2040 तक बाकी जो देश हैं विकसित देश, वो नेट ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक। दूसरी बात ये है कि जितना हम लोग मतलब इसके साथ सस्टेनेबिलिटी, सततता जो है उसको महत्व देना चाहिए, ठीक। तो ये पहले नंबर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इनकम रेशियोज हैं उसको कम करना। आज जो मैक्सिमम टू मिनिमम इनकम रेशियो जो है 1000-2000 to 1 है। अगर कोई चपरासी को साल में महीने में 5000 रुपये मिलता है, तो जो HCL का CEO को 2000 गुना ज़्यादा मिलता है। उसको कम करना पड़ेगा टैक्सेशन मतलब के द्वारा, ठीक। तो इक्वालिटी को लाना, और मनरेगा वगैरह इस तरह की कई सारे और चीज़ें हैं, एश्योर्ड कैश इनकम्स, ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पिकेटी पढ़ेंगे तो ये साफ साफ पता चलता है, हालांकि जितना भी इनएफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी हो, तो इनइक्वालिटी जो है भारत में वो इंडिपेंडेंस के बाद 1980 तक कम होते गया, 1980 के बाद बढ़ते गया। जब हम ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए ना, तब से बढ़ने लगा इनइक्वालिटी, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा उस समय, ठीक है। तो दूसरे और इक्वालिटी के तरफ पॉलिसी रेगुलेशंस करना। तीसरा ये है कि गवर्नेंस, हमारे देश में पंचायत को मतलब कोई कीमत कोई भी देता नहीं है, खासकर तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है पंचायत को देते नहीं है। तो पंचायत को फाइनेंशियल पावर देना ये बहुत ज़रूरी है। अब बोल्सोनारो जो भी वो है ब्राज़ील में, वो तुरंत हर एक शहर को लाइन पे नहीं ला सकता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ हर एक शहर का मेयर जो है ना, उसके हाथ में काफ़ी पावर है। लेकिन यहाँ भारत में क्या है, मेयर तो एक सिर्फ मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे है, बिठा दो कुर्सी में और उसको मतलब जैसे कि जिसको कहते हैं तेलुगु में तोड़ बम्मा, मतलब एक उसको एक खिलाड़ी जैसे खेलते ना। हाँ यार, मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, अगर आप बोलें कि तेलुगु में बोलो तो साफ साफ बोल दो मैं। तो खैर तेलुगु में तोड़ बम्मा कहते हैं, पपेट। हाँ, तो हमारे मेयर्स, हमारे पंचायत जो हैं वो पपेट्स। तो उनका जो फाइनेंशियल मुख्य चीज़ ये है कि बाकी पावर्स फाइनेंशियल पावर्स के बाद आते हैं। अगर टैक्सेशन के पावर्स हो जाते हैं उनके, तो फिर उनके पावर बढ़ जाएगा और आप ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी और